तो आज हम कुछ ऐसे इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि देश या दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक में उनका नाम गिना जाता है। आप जानते होंगे कि यूएसए की ऐसी एजेंसी है और एक इजराइल की जो कि मोसाद आपको दिख रही होगी, जो काफ़ी खतरनाक है। इतना ज़्यादा खतरनाक है, किसी भी दुनिया के देश या किसी भी देश में घुसकर अपने दुश्मनों को तक को नहीं छोड़ता। इसलिए इनको कहा जाता है कि नो मिशन इज इम्पॉसिबल। इनके लिए दुनिया के किसी भी कोने में घुसना एकदम आराम सा है। ये कहीं भी जाकर किसी भी अवस्था में घुसकर अपने दुश्मन को मार कर ला सकते हैं। यही मैं आपको मोसाद के एक कारनामे के बारे में बताऊंगा। ये जर्मन से रिलेटेड है। यूरोप में जब यहूदियों को मारा जा रहा था तो ऐसा कहा जाता था कि यहूदियों को मारने में सबसे ज़्यादा योगदान जिसका रहा है वो है हिटलर। लेकिन अगर हिटलर के बाद अगर ये यहूदियों से कोई नफरत करता, जिनको मारने की चाह रखता था, मारने जिसकी इच्छा थी, वो भी कोई था जो हिटलर के बाद उसका नाम आता है, लेकिन वो भी यहूदियों को मारने की पूरी क्षमता रखता था और यहूदियों को पूरी तरीके से यूरोप में क्या कर देना चाहता था, खत्म कर दे सकता था। ऐसा कहा जाता है कि 1,60,000 यहूदियों को मारकर वो कहीं फरार हो गया। तो ये काम आया इजराइल के पास। इजराइल का कहना था, मोसाद का कहना था कि हम पकड़ेंगे इसको, चाहे जैसे पकड़ेंगे, किसी भी हाल में पकड़ेंगे। तो बहुत वर्षों के बाद ये मिलता है। तो पहले जानेंगे कि पूरी कहानी है क्या, इसको अच्छे से समझेंगे, फिर आपको वास्तव में पता चलेगा कि इजराइल का मोसाद वाकई में कुछ है तो कुछ है, दिखेगा। देखते हैं। तो आप ग्लोब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला सिस्टम आपका पूरा का पूरा यूरोप है। ये पूरा क्या है आपका, आप देखोगे ध्यान से तो पूरा यूरोप है, ठीक है। यहाँ पे आपका छोटा सा इजराइल है, यहाँ पे इजराइल है। तो आपको जूम करके अगर मैं दिखाऊं तो पूरा पूरा ये वाला डेटा जो दिखा रहा है आपका, ये इजराइल का है। इजराइल पूरा दिखने में कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इजराइल में ही इजराइल का ही एक मोसाद है। मोसाद एक एजेंसी जो दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक नामों में मानी जाती है। इसके आगे कोई सोल्जर, कोई कुछ नहीं, दुनिया में कोई नहीं टिक सकते। खतरनाक सोल्जर्स इसमें कमांडोज होते हैं जो कहीं भी किसी भी देश में घुसकर मारने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है ये हमारा यूरोप का नक्शा है पूरा पूरा। ये आपका पूरा पूरा, इसे हम क्या बोलते हैं, ये सिंबल जो दिख रहा है आपका किसका है, तो आप बोलोगे जो सिंबल दिख रहा है वो आपका किसका है, तो आप बोलेंगे कि इजराइल का। और ये वाला सिंबल किसका है, तो आप बोलोगे ये वाला सिंबल किसका है, तो आप बोलेंगे यूरोप का। ये इनका फ्लैग एक्चुअली में, ये इनका फ्लैग का है, ठीक है। चलो तो मुद्दे पे आते हैं। ये हमारे एडोल्फ हिटलर है जो यहूदियों को मारते थे, बेरहम तरीके से मारते थे, उनको छोड़ते नहीं थे। यहूदियों को पूरी तरीके से खत्म करने का सपना था हमारे हिटलर भाई साहब का। लेकिन एक बंदा और था जिसका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल एडोल्फ आइंसमैन। जब भी हिटलर की बात आती है तो इस बंदे की भी आती है, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल एडोल्फ आइंसमैन थे। इन्होंने भी यहूदियों को पूरे यूरोप से भगाने की बात की थी। लेकिन खुद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था तो उसके बाद ये स्वयं अपना देश छोड़कर कहीं दूसरे देश में जाके छिप गए थे। अर्जेंटीना में छिप गए थे। उनको पता था कितने लाखों यहूदियों को हमने मारा है, इजराइल बदला जरूर लेगा, इजराइल मारेगा जरूर हमको। तो इनको लगा था कि हमको भाग जाना उचित होगा। तो ऐसा कहा जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये अपना देश छोड़कर भाग गए थे। अर्जेंटीना के किसी एक क्षेत्र में जाकर चुपचाप रहते थे, नाम बदलकर। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के जो खुफिया लोग थे, जो कि जर्मन में रहते थे, तो जर्मन में रहने वाले खुफिया जो एजेंट होते हैं, उनके द्वारा पता चला इजराइल के मोसाद जो थे, मोसाद के हेड, ठीक है, एसर हारेल को पता चला कि भाई जो ये बंदा है एडोल्फ आइंसमैन, ये अर्जेंटीना में कहीं नाम बदलकर कई वर्षों से वहां पे रह रहा था, कई वर्षों से वहां पे रह रहा था। तो ऐसा कहा जाता है कि उसको पकड़ना होगा। उसको क्या करना होगा, पकड़ना होगा। तो जो हमारे मोसाद के हेड थे, आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे, ये हमारे मोसाद के हेड है, देखिए ध्यान से, ये मोसाद के हेड है, इनका नाम है एशर हारेल। तो इनका कहना था कि जर्मन में जो स्पाई काम कर रहे थे, उन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन दी और ये भाग कर कहाँ जाते, सुनिएगा ध्यान से। ये भाई साहब को जैसे ही पता चलता है कि ये साउथ अफ्रीका के किसी अर्जेंटीना जैसे नामक एक जगह पर जो हमारा ये बंदा था, ये जो था एडोल्फ आइंसमैन, जो कि अर्जेंटीना के किसी एक क्षेत्र में चुपचाप जाके रह रहा था, छिपा हुआ था। क्या था, छिपा हुआ था। तो अफ्रीका कहाँ, देखेंगे ध्यान से, ये हमारा यूरोप वाला रीजन है, ये हमारा यूरोप वाला रीजन है, और ये यही कुछ छोटा सा इजराइल है, और ये पूरा अफ्रीका है। अफ्रीका के इस वाले रीजन में अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना के किसी एक शहर में जाकर ये हमारे एडोल्फ, ये जो हमारा बंदा था एडोल्फ आइंसमैन जो था, अर्जेंटीना में छुप गया। इतना यहूदियों को मारने के बाद अपने आप को बचाना भी तो था। अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, अर्जेंटीना में जाके छिप गया। बहुत बेरहम तरीके से ने उसको मारा था। तो आप देखेंगे ये हमारे मोसाद के हेडक्वार्टर में थे, हेडक्वार्टर के हमारे हेड है। तो इन्होंने क्या किया ना, जैसे इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि जो हमारा है एडोल्फ आइंसमैन जो है, जो अर्जेंटीना में छिपा है, इन्होंने भाग कर तुरंत अपने प्रधानमंत्री के पास गए। प्रधानमंत्री को उन्होंने बताया। तो जैसे इन्होंने प्रधानमंत्री को बताया तो प्रधानमंत्री, देखिए थोड़ा सा इनके जो प्रधानमंत्री है डेविड बेन गुरियो,
इजराइल के उस टाइम के प्रधानमंत्री जो थे वो डेविड बेन गुरियो थे। इन्होंने जैसे ही भाई साहब मोसाद के हेड ने जैसे ही इनसे जाके बताया कि ऐसा है अर्जेंटीना में यहूदियों को मारने वाला व्यक्ति जिसे लाखों यहूदियों को मारा था वो जाके अर्जेंटीना में कहीं छिपा है, इन्होंने तुरंत आंख बंद करके बिना सोचे समझे बोला कि मुझे वो जिंदा चाहे मरा चाहिए, बस मुझे किसी भी कीमत पे वो जिंदा मरा चाहिए, बस मुझे वो चाहिए। लेकिन फिर कुछ सोच विमर्श करने के बाद इसने कहा कि ऐसा है कि तुम उसे जिंदा ही पकड़ कर लाओ, जिंदा पकड़ के लाओगे तो यहाँ युवाओं में एक आक्रोश हमको पता चलेगा कि ऐसा करने वालों को सजा मिलती है, उसको सजा मिली है, यहूदियों को मारने वालों को सजा मिली। तो उन्होंने बोला कुछ सोच समझ कर कि ऐसा आप उसे जिंदा ले आइए। क्या करिए, तो जहां पर ये भाग कर जाते हैं तो हमारे ये उनका घर होता है निजी स्थान पर, जहां भी हमारे प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियो रहते हैं, उनका ये घर है, निजी स्थान है। वहां पे डायरेक्ट हेड जो है मोसाद के हेड जो थे एसएल हारेल, वो डायरेक्ट उनसे जाके मिलते हैं और जैसे मिलते हैं तो कहते हैं ऐसा इस पूरे जो सर्जिकल स्ट्राइक है इसका पूरा नेतृत्व किसको दिया जाए। तो इन्होंने एक बंदे रफी एतान नाम के एक व्यक्ति थे उस टाइम सोल्जर, ये प्रेजेंट टाइम की इनकी फोटो है, ठीक है। तो रफी एतान जो थे उनको पूरा समझाया गया कि आपको अर्जेंटीना जाना है और किसी भी हाल में इस बंदे को आपको जिंदा पकड़ के लाना है। क्या करना है, जिंदा पकड़ के लाना है। तो रफी एतान का कहना था कि काम हो जाएगा। तो इस पूरे सर्जिकल स्ट्राइक का कमांडो जो मेन हेड था इसको बना दिया गया कि आपके नेतृत्व में पूरा काम किया जाएगा, आप जाइए। तो इन्होंने क्या किया, तो मोसाद की टीम पकड़ी, मोसाद को पकड़ा, मेन जितने भी बेस्ट कमांडोज थे उनकी 4 टीम बनाई। क्या बनाई, बेस्ट कमांडोज की 4 टीम बनाई और ये तुरंत क्या हो गए, अप्रैल के महीने में 1900, ठीक है, अप्रैल के महीने में ये क्या हो गए, सीधा क्या हो गए, हमारे अर्जेंटीना निकल गए। क्या हो गए, अर्जेंटीना निकल गए। तो कहां जाते हैं देखिएगा, तो अर्जेंटीना का एक शहर था ब्यूनोस आयर्स, जो था ब्यूनोस आयर्स, जो कि वहां पे इनको जाना था। इनको पता चला था, अब भाई अपने एजेंट के थ्रू जो हमारे जर्मन एजेंट थे उनसे इनको पता चला कि वो अर्जेंटीना के किसी ब्यूनोस आयर्स के एक शहर में वो बंदा जो था एडोल्फ आइसमैन, वो वहां जाके छिपा हुआ है, उसको पकड़ना था। तो जैसे रफी एतान क्या करते हैं, अपने सुपर कमांडो की 4 टीम लेकर निकलते हैं कहाँ के लिए, तो आप बोलोगे निकलते अर्जेंटीना के, अफ्रीका के एक शहर अर्जेंटीना, वहां पे एक शहर है ब्यूनोस आयर्स के निकलते हैं। जैसे वहां जाते हैं तो डायरेक्ट सब एक जगह नहीं जाते हैं, ब्यूनोस आयर्स के शहर के चारों तरफ से सोल्जर घुसते हैं। कमांडो जो है वो क्या करते हैं, कुछ इधर से चारों तरीके से क्या करते हैं, इसमें इंटर करते हैं। तो ब्यूनोस में एक जगह होता है, वहां पे वो घर क्या करते हैं, किराए पे लेते हैं। क्या लेते हैं, किराया लेते हैं और वहां पे कोड नेम रखते हैं उसका काशी। क्या रखते हैं, काशी। क्या रखते हैं, काशी। ये बात कब की है, तो आप बोलोगे अप्रैल 1960, अप्रैल का महीना था 1960 का। उन्होंने क्या किया, अर्जेंटीना के एक शहर ब्यूनोस आयर्स में क्या कर लिया, एंट्री मार ली और वहां के एक शहर में किसी एक किनारे पर जाके उन्होंने क्या कर लिया, घर भी ले लिया, उसका नाम क्या रख दिया, कोड नेम काशी। और मोसाद अपने लक्ष्य की ओर पूरी भांति से बाज के तरीके नजर रखी हुई थी कि हमको अपने इस लक्ष्य को पूरा करके हमको अपने देश लौटना है, अपने देश का मान सम्मान पूरी तरीके से बचाना है। किसी भी हाल में हमको एडोल्फ आइसमैन को किसी भी कीमत पर इस अर्जेंटीना के एक छोटे शहर से उखाड़ कर हमको लेके जाना है अपने उस देश में, और वहां के लोगों को बताना है यहूदियों को मारने वालों की सजा हमेशा मिली है और इसको भी मिलेगी। जितने भी थे मोसाद के सोल्जर सब अपने काम में लगे हुए थे। तो मैंने बोला ना स्पेशल फोर्स एक तरीके का, तो इन्होंने क्या किया, पूरे 4 टीम बनाई थी एकदम अच्छी वाली, तगड़ी वाली, कुछ भी हो जाए हमको वहां से पकड़ के लेके जाना। आप खुद सोचो किसी दूसरे देश में घुसकर वहां के लोगों को या वहां के किसी एक व्यक्ति को उठाकर अपने देश लाना बहुत बड़ी बात। अगर कोई पकड़ लेता तो इंटरनेशनल बखेड़ा भी चालू होता, वहां लोकल पुलिस इन पे गोलियां चला देती है, मारे भी जा सकते थे। तो कितने शार्प तरीके से क्या करते हैं, इसको पूरा अंजाम देते हैं, बस आप देखिए, ठीक है। तो रफी एतान के नेतृत्व में ये पूरे क्या हो गए ना, किसी भी तरीके से ब्यूनोस आयर्स में पहुंच गए और वहां पे किराए पर रूम ले लिया, उसका नाम रखा काशी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो आप बोलोगे जैसे ही इनको पता था कि मुझे किसी भी हाल में क्या करना है, 10 तारीख को 10 मई को उसको एडोल्फ आइसमैन था उसको उठाना था। क्या करना था, उठाना था। तो 10 तारीख को उन्होंने निर्णय क्यों लिया, पहले आप समझिएगा। जैसे ही ये सोल्जर जो मोसाद के थे वहां पहुंचे तो कुछ दिनों बाद इनको पता चला कि अर्जेंटीना जो है अपनी 150वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाने जा रही है। क्या करने जा रही है, 150वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है। तो उनमें क्या हुआ कि अर्जेंटीना के लोगों ने इजराइल के कुछ लोगों को बुलाया था, भाई सम्मान के लिए बुलाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, इजराइल के शिक्षा मंत्री अब्बा ईमान को
अब्बा ईमान को इन्होंने कहा कि इजराइल से जो जाएंगे वो शिक्षा मंत्री जो जाएंगे अर्जेंटीना के 150वें वर्षगांठ स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस डे था उनका, 150वां आजादी दिवस था, आजादी वाला दिन था, तो वहां पे इजराइल के शिक्षा मंत्री अब्बा ईमान को वहां पहुंचना था। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, किसी भी तरीके से 10 तारीख को 10 मई को अब्बा ईमान क्या करेंगे, वहां पे अर्जेंटीना पहुंचेंगे, अर्जेंटीना के इस शहर में पहुंचेंगे, यहाँ पे बोनस आयर्स में पहुंचेंगे। और जैसे यहाँ पहुंचेंगे तो 11 तारीख को पूरी हम लोग क्या करेंगे, 10 तारीख को इसे क्या कर लेंगे, हम पकड़ लेंगे एडोल्फ आइसमैन को, और 11 का इंतजार करके 12 को जैसे ही हमारी विमान वापस होगी उसी को हम उसको लाद करके आ लेंगे वापस। लेकिन ये सोचना तो बहुत आसान था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन किसी कारणवश डेट उनको टालनी पड़ी और यहीं से दिक्कत होना चालू हो गई। तो आप बोलोगे 11 तारीख को जो किसको आना था, तो इजराइल के शिक्षा मंत्री अब्बा ईमान को डायरेक्ट पहुंचना था कहां पे, अर्जेंटीना के बुएनस आयर्स के शहर में। लेकिन किसी कारणवश से वहां पे इतनी ज्यादा जनसंख्या की मात्रा में जो हमारे बाहरी लोग आ रहे थे अर्जेंटीना में, उसको देखते हुए वहां के इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशनशिप वाले होते हैं अर्जेंटीना के, उन्होंने डायरेक्ट उनसे फोन किया इजराइल में, ऐसा है कि आपको अभी नहीं आना है, आपको अपनी पूरी यात्रा 19 मई तक टालनी होगी। अब आप सोच रहे हो पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, 10 को इब्बा जो हमारे शिक्षा मंत्री अब्बा ईमान थे उनको आना था, 11 तारीख को इनको पूरा षड्यंत्र करके 12 को वापस आना था। लेकिन अब जब अब्बा ईमान ही नहीं आ रहे हैं 11 को, तो पूरा एकदम दिक्कत होने लग गई। तो उनको यह हुआ कि यार जब ये 19 को जाएंगे, इनका ये मकसद था किसी कारण से किसी भी तरीके एडोल्फ आइसमैन को किडनैप करेंगे, उसको अपने ही सोल्जर यानी इजराइल एयरलाइंस के थ्रू क्या करेंगे, ले आएंगे। लेकिन अब इजराइल एयरलाइंस तो अभी आ नहीं रही, वो तो अब 19 मई को आएगी। अब तो वो 19 मई तो 1960 को आएगी। तो इनके हुआ यार कि किडनैपिंग अभी करें या 9 दिन बाद करें। तो जो हमारे इसेर हारेल थे जो कि मोसाद के हेड थे, उन्होंने उनको परिस्थितियां बहुत दिक्कत होने लगी। अब क्या करें यार, अगर मान लो अभी इसको हम किडनैप कर भी लेते हैं तो 9 दिन तक इसको हम कहाँ रखेंगे। अगर 9 दिन तक हम रख भी लेते हैं मान लो वहीं पे कहीं इधर घुमा के, तो उनके क्या घर वाले किडनैपिंग का कोई केस वगैरह दर्ज नहीं करेंगे। उसमें अगर पुलिस छापा वगैरह हम पकड़े गए तो इंटरनेशनल बखेड़ा चालू हो जाएगा। फिर भी जो इसेर हारेल थे जो कि मोसाद के हेड थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा बोला कि जिस तारीख को अंजाम देना था उसी तारीख को किडनैपिंग करेंगे, उसी दिन उसको एडोल्फ आइसमैन को उठाएंगे और 9 दिन तक उसी कैदी के साथ उसी के शहर में कहीं हम छिप कर रहेंगे और हमें चीज करना पड़ेगा। ये चीज क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। और 9 दिन तक वो छिप कर तो रहेंगे ही, प्लस अब्बा ईमान जो है वो अभी जाने वाले हैं नहीं, वो तो 19 मई को पहुंचेंगे वहां पर। वहां कब पहुंचेंगे, 19 मई को। तो अभी तो बात कल भी इनकी, अब ये तो नहीं जा रहे। हालांकि अब्बा ईमान को पता ही नहीं है कि इसके पीछे का असली षड्यंत्र क्या है। इनको लगा हम तो दयालु भाव से अर्जेंटीना जा रहे हैं, वहां समारोह में बैठेंगे, उनका मान सम्मान लेंगे और फिर वापस चले आएंगे। लेकिन इनको तो पता ही नहीं कि पीठ के पीछे आइसमैन ऑपरेशन आइसमैन चालू हुआ। इनको तो पता ही नहीं ये चीज। तो ऑपरेशन आइसमैन का मतलब था आइसमैन को पकड़ना था, इनको ये चीज पता ही नहीं था। तो फिर ऐसा कहा जाता है कि ये इजराइल एयरलाइंस है, तो इसी एयरलाइन से क्या करेंगे ना, अब्बा ईमान को उड़ना था। उड़ के कहां पहुंचना था, तो आप बोलोगे वो पहुंचना था अर्जेंटीना। तो इनको एक खास तरीके की जहाज में बैठाया जाएगा जिसका नाम था विस्परिंग जेट, क्योंकि मकसद मेन इनकी सिक्योरिटी की नहीं थी, इनको तो देना ही था। प्लस हमको ऐसे विमान चाहिए थे जिसको उसमें लाने में कोई दिक्कत ना हो। और साथ में जो हमारे मोसाद के हेड थे उन्होंने पायलट ऐसे चुने, ऐसे पायलट को चुना जो इनसे कम वार्तालाप रखे और हमसे ज्यादा रखे, क्योंकि पायलट पर ही सब कुछ निर्भर करता है। और पायलट को एक सलाह दी कि जैसे ही आप जा रहे हो तो अपने साथ एक मैकेनिक लेके जाना। मान लो अर्जेंटीना में किसी कारण टेक्नीशियन आपको प्रॉब्लम हो जाए टेक्निकल, तो आप अपने टेक्निकल बंदे की मदद से उसको कर लेना। मान लो वहां पे लैंड क्रूज वगैरह अर्जेंटीना वालों ने नहीं प्रोवाइड की, तो आप अपने सुविधा के अनुसार क्या कर लेना, वहां से उड़ान भर के भागा। तो ऐसा करके पूरा पायलट को समझाया गया। पायलट का बहुत मेन रोल था, भी समझाता हूं मैं आपको। लेकिन ये अब्बा ईबानो को इस चीज को बिल्कुल खबर नहीं थी। चलो तो अगला देखते हैं। तो आप ये कहोगे ऑपरेशन आइसमैन इसके पीछे चालू हुआ, अब्बा ईबानो को पता नहीं था। तो उनके पायलट जो थे, मेन मुद्दे के जो पायलट थे, वो पायलट कौन थे, जबी तोहर। जबी तोहर का बहुत मेन रोल था, जिसका डायरेक्ट हेड मोसाद से क्या होती थी, बात होती थी, क्योंकि इसको पूरा अंजाम देना था और पायलट की ही निगरानी में सारा कुछ हो रहा था। क्योंकि भाई अब्बा ईबानो को तो पता ही नहीं था ना, अब्बा ईबानो को तो पता ही नहीं था। चलो तो 11 मई को एलआई की फ्लाइट नंबर 601 अर्जेंटीना के लिए रवाना करेगी या उड़ान भरेगी। लेकिन ये चीज यहाँ पे कॉन्सिल हो जाता है, रुक जाता है, ये नहीं जा पाता। मैंने बोला ना कि जैसे अर्जेंटीना में के लिए ज्यादा जनसंख्या में जो लोग आ रहे हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या किया, डेट पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दिया। तो जो अब्बा ईबाना जो कि शिक्षा मंत्री इजराइल के, तो उनको जाना था, वो अब नहीं जा रहे हैं, तो अब 9 दिन बाद जाएंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हिट क्या है, यहाँ का पायलट जो था वो डायरेक्ट हिट से बात कर,
इतनी बात समझ में आ गई। तो ऑपरेशन आइसमैन चालू हो गई और जेवी तोहर के साथ एक टेक्नीशियन भी भेजा गया। किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी, किसी भी प्रकार की समस्या आएगी तो ये टेक्नीशियन उनकी क्या करेंगे, मदद। आप देखो कितना प्री प्लान करके वहां तक जा रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। सिर्फ एक बंदे को पकड़ने के लिए कितना ज्यादा जंजाल और कितना ज्यादा जंजाल बुना जा रहा है। ठीक है, चलो तो देखो, तो आप अगले देखेंगे। अब वो तो उसी तारीख को षड्यंत्र कर रहे थे कि हमको किसी भी हाल में हमको 11 को तो अपना अंजाम देना ही देना है। तो उन्होंने जब अप्रैल में 1960 के अप्रैल में जब मोसाद के जो सोल्जर्स कमांडो थे वो आ ही गए थे अर्जेंटीना में, तो उन्होंने कई दिनों तक जो एडोल्फ आइसमैन पर निगरानी रखी थी। उसकी डेली काम जो थे, रोज क्या करता था, कहाँ जाता था, कितने बजे जाता था, क्या क्या करता था, ये सारी बात क्या करते थे, उस पर नोट करते थे। फिर उनको पता चला कि एडोल्फ आइसमैन हमेशा 7:40 वाली बस से अपने घर से उतरकर पैदल जाता था। 7:40 पे एक बस आती थी, बस नंबर 203, 7:40 पर 203 नंबर बस से हमेशा उतरता तो अपना घर जाता था। तो जितने भी मोसाद के सोल्जर्स थे उन्होंने बोला कि हमको 7:40 को किडनैप करना है। तो इन्होंने क्या किया ना, 2 गाड़ी ली। क्या किए, 2 गाड़ी। एक गाड़ी जो थी शेरवेल थी और एक गाड़ी जो थी वो क्या थे, बुइक कार। 2 गाड़ी थी। 2 गाड़ी क्यों, एक में तो 4 लोग बैठे थे, एक तो मेन ड्राइवर था और 2 लोग क्या कर रहे थे, 7:40 पर टारगेट को पकड़ना था। ये 7:35 पर ही वहां पहुंच गए। पहुंच करके 2 व्यक्ति क्या हुए ना, उतरने के बाद ऐसे एक्टिंग कर रहे थे कि मानो गाड़ी खराब है। और एक व्यक्ति ड्राइवर पर सीट पर बैठा था और एक बंदा अंदर सिकुड़ कर बैठा था कि अगर जैसे उसको पुश कर गाड़ी के अंदर डाला जाएगा मैं अंदर से क्या कर लूंगा, पकड़ लूंगा। ये तो एक गाड़ी हो गई। और इस गाड़ी को सपोर्ट करने के लिए एक ब्यूक कार दूर खड़ी थी, जो पूरे गन लेकर, जितने भी सोल्जर थे, गन, बंदूक, असलहे लेकर सब खड़े थे। किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो इनको हमको सपोर्ट करना है, इनकी मदद करने के लिए दूसरी गाड़ी कह रहे। ठीक है, लेकिन 7:40 पर एडोल्फ आइसमैन नहीं आया। तो उनको लगा यार ये तो अभी नहीं आया, इस बस से उतरा ही नहीं। फिर उन्होंने इंतजार किया तो 7:50 पर दूसरी बस आई। उनको लगा इसमें होगा, लेकिन एडोल्फ आइसमैन इसमें भी नहीं आया। तो हमारे जो रफी-ए-तान कौन था, आपको याद होगा कि इस पूरे कारनामे को अंजाम देने के लिए एक बंदे को चुना गया था, उसका हेड बनाया गया था। तो रफी-ए-तान घबराने लगे। थोड़ा सा ये हुआ कि यार ये कैसे हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं एडोल्फ आइसमैन को हमारे पूरे स्ट्राइक के बारे में पता चल गया हो कि हम क्या क्या प्लान कर रहे हैं उसको पता चल गया हो। तो इससे पहले इनको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बता दिया गया था कि अगर 8 बजे तक आप इस पूरे प्रोग्राम को अंजाम नहीं दे पाते हैं तो आपको वहां सब कुछ छोड़ छाड़ के भागना है, क्योंकि पीछे कुछ भी बैकग्राउंड चल रहा है हमको तो पता नहीं है। लेकिन रफी-ए-तान का जज्बा और जुनून देखकर उन्होंने कहा नहीं, इसको पकड़ने के लिए आज हम 8:30 बजे तक इंतजार करेंगे। तो जो बात 7:40 पे बस आती थी उसमें तो नहीं आए हमारे एडोल्फ आइसमैन, तो इन्होंने 8:30 तक अपना मिशन टाला, बोला हम इसे पकड़ेंगे। लेकिन 8:05 पर एक बस आई। वो बस से जब कोई देखे उतरे एडोल्फ आइसमैन उतरेगा, लेकिन फिर एडोल्फ आइसमैन नहीं उतरा। लेकिन ब्यूक कार में बैठे किसी व्यक्ति को इसमें से किसी एक सोल्जर को उस बंदे का आइसमैन की परछाई दिखी। तो उसको लगा कि आइसमैन ही है। उसने तुरंत क्या किया, अपने गाड़ी की फ्लैश लाइट ऑन कर दी, जिससे वो बंदा पूरी तरीके से एडोल्फ आइसमैन अंधा हो गया। तो इस गाड़ी शेरवेल से एक सोल्जर उसको आवाज देता है अपने लैंग्वेज में कि थोड़ा सा रुकिए, हम आपके पास आ रहे हैं। तो एडोल्फ आइसमैन को पूरी तरीके से न दिखने की वजह से अपने जेब में हाथ डाला और वो टॉर्च निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शेरवेल में बैठे एक व्यक्ति को लगा कि वो गन निकाल रहा है। एडोल्फ आइसमैन सोचा कि एडोल्फ आइसमैन गन निकाल रहा है अपनी जेब से। इस शेरवेल कार में बैठे एक व्यक्ति जिसने उसको आवाज दी थी, तो वैसे अपने आप को बचाने के लिए उसने क्या किया, एडोल्फ आइसमैन पे कूद गया, उसे गड्ढे में गिरा के उसको दबा दिया और दबा के उसको बोला अगर चिल्लाए तो ही गोली मार दूंगा। और अगर वो चिल्ला भी रहा तो उसको आसपास कोई सुनने वाला वहां पर नहीं था, वहां पे सुनने वाला कोई नहीं था। ठीक है, तो जैसे उसने बोला कि जैसे तुम चिल्लाओगे तुमको मैं गोली मार दूंगा, वो बेचारा शांत हो गया, चुपचाप हो गया। उसे पकड़ के गाड़ी में ठूस दिया। किस वाले गाड़ी में, तो शेरवेल गाड़ी में ठूस दिया। जो बंदा ऑलरेडी पहले से ही सुकुड़ कर इसके अंदर क्या किया था, बैठा हुआ था, उसको उन्होंने क्या कर लिया, पकड़ लिया। जैसे ये गाड़ी चली आगे तो ये वाली गाड़ी भी, बुइक कार भी क्या करती, उसके पीछे सपोर्ट में चलना चालू हो गई। तो गाड़ी के अंदर उसके हाथ पांव पूरे बांध दिए गए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया गया। और एक चीज और है, वो उस बंदे का पहचान करना चाहता है कि वास्तव में एडोल्फ आइसमैन है
एडोल्फ आइसमैन है कि नहीं, तो उसने टैटू वगैरह बनवाया था, उस टैटू को चेक किया गया, क्लियर हो गया। फिर उसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, उसका निशान चेक करने के लिए दूसरे सोल्जर उसके पेट में हाथ डाल दिया और देखा क्या निशान है क्या, तो उसने देखा, फिर चिल्लाया हाँ ये वही व्यक्ति है, हाँ हमने आइसमैन को पकड़ लिया है। आइसमैन को क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। आइसमैन इतना सहमा हुआ, इतना डरा हुआ कि चुपचाप उनके हर बातों को मानता रहा बिना इनकार किए। फिर क्या हुआ कि जैसे आइसमैन को कार के अंदर रखा गया तो पूरी धमकी के साथ सब कुछ चेक कर लिया गया। फिर जो हमारे सोल्जर्स थे मोसाद के, उन्होंने अपना घर लिया था रेंट पर, तो ये क्या किए वहां पर ले गए और इसको इसके साथ पूरे 9 दिन तक इसको अपने साथ रखना था। रीजन बात तो 11 को आने की हुई थी अब्बा ईवान की, जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, लेकिन तो कैंसिल हो गया था, वो तो 19 को आ रहे हैं, तो इन्होंने 11 को पूरा अंजाम दे दिया था 11 मई को। अब इनको पूरे के पूरे 9 दिन तक, अब 19 को आएंगे तो 19 को तो जाएंगे नहीं, 20 को ही जाएंगे, तो 11 को किडनैप किया, तो इन्होंने बोला 20 को हमको जाना होगा, तो 9 दिन तक इसको हमको किस तरीके छिपा के रखना है। तो इन्होंने क्या किए ना, एडोल्फ आइसमैन को अपने जहां रहते थे, अपने निजी स्थान पर ले आए जहां ये रहते थे, जहां पे ये लुके हुए थे, जहां पे ये रुके हुए थे, लुके भी हुए थे, छिपे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, वहां पर लाया और इसको कैद कर दिया और किसी भी कीमत पर इसको अकेला नहीं छोड़ते, किसी भी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ते थे। इसका चेहरा बदलने के लिए इसको रेजर तक नहीं दिया गया है, रेजर जिसे दाढ़ी बनाई जाती है, कहीं गला न काट ले खुद का, इसलिए इसको रेजर तक नहीं दिया गया। और जैसे उसको कमरे के अंदर ले गए, उसका तुरंत कहा मुंह खोलो, चेक करना चाह रहे कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बंदे ने कोई जहर वगैरह लिया हो, मर जाए। उसके पूरे कपड़े उतरवा दिए गए, बोले कपड़े उतार, चुपचाप जो जो ये सोल्जर बोलते जा रहे थे कमांडो, वैसा वैसा एडोल्फ आइसमैन करता जा रहा था। फिर उससे उसका नाम पूछे तो उसने अपना नाम गलत बताया, फिर उससे उसके नाम पूछे उसने गलत बताया, फिर एक सोल्जर ने बंदूक के नोक पे जो उसका नाम पूछा तो उसने बताया मेरा नाम एडोल्फ आइसमैन है। तो कंफर्म हो गया पूरी तरीके से कि ये एडोल्फ आइसमैन ही है, एडोल्फ आइसमैन ही है। फिर उसके लिए कई दिन तक, 9 दिन तक उसको भूखा तो नहीं रख सकते थे, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री थे गुरियो साहब, उन्होंने बोला उसे जिंदा पकड़ के लाना है। इसको ये प्रॉपर सोल्जर जो थे वो क्या करते थे, खाना भी इसको खिलाते थे प्रॉपर से। लेकिन हाँ, उसमें से एक सोल्जर ने डायरेक्ट बोला इसका जूठा थाली मैं इसको नहीं धुलूंगा, ये इसी जूठे थाली में 9 दिन तक खाना खाएगा, 9 दिन तक खाएगा। उसको टॉर्चर भी कर रहे थे, ऐसी बात नहीं, पूरी सुविधा दे रहे थे। टॉर्चर का रीजन क्यों, ये जो बंदा था एडोल्फ आइसमैन जो था, एडोल्फ आइसमैन, इन्होंने 1,60,000 यहूदियों को मारा था। 1,60,000 जनता को मारना आसान नहीं होता है, यहूदियों को उसने मारा था, उसका बदला तो इजराइल को तो लेना ही था। तो ये वो बंदे थे, ये जो बंदे थे एजेंट थे जोवी माल्किन, जोवी माल्किन जिसने क्या किया था, एडोल्फ आइसमैन को धर पकड़ा था। गेम के जो कंट्रोलर थे वो तो रफी एतान थे, लेकिन वास्तव में इसको जो गन पॉइंट पे पकड़कर जो कार के अंदर लाया था वो हमारा जेट जवी माल्किन था। ये बूढ़े उम्र हो गए, उस समय यंग थे, तो उनकी फोटो है। इन्होंने इस तरीके से 9 दिन अपने पूरे कैदी के साथ बड़े जोखिम के साथ बिताया। उनको डर था कि कहीं किसी तरीके से बात लीक ना हो जाए, वरना जान तो जाएगी जाएगी, देश की बदनामी भी होगी और ये एक इंटरनेशनल बखाड़ा चालू हो जाएगा। बिना पूछे किसी दूसरे के देश में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना कहीं ना कहीं गलत होता है। लेकिन मोसाद जो दुनिया में सबसे खतरनाक, जो किसी को नहीं सुनता, सबका बाप होता है, उसने बोला मैं तो करूंगा, क्योंकि इसने जो किया है बिना बताया तो किया नहीं है, इसने जो किया है वो गलत किया है, इस चीज का तो भुगतान करना पड़ेगा और उठा के अपने देश ले जाऊंगा, तभी अपने देश के वासियों को बताऊंगा यहूदियों को मारने की क्या सजा है। चलो, तो इन्होंने क्या किया, पूरे हो गए। तो इन्होंने 9 दिन तक उसको उसी कैद में रखा, अपने हिसाब से टॉर्चर किया, अपने हिसाब से जांच पड़ताल की और कंफर्म की क्या सही में एडोल्फ आइसमैन है कि नहीं। उसके बाद वक्त आता है इजराइल के जो शिक्षा मंत्री थे अब्बा ईवान का आने का। तो वो जो आ रहे थे तेल अवीव के लोद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जो कि इजराइल में है, यहां से उड़ान भरते हैं, यहां से क्या करते हैं, उड़ान भरते हैं 18 मई 1960 को, और इनको पहुंचना है ब्यूनस आयर्स हवाई अड्डे जो कि 19 मई 1960 को। 18 तारीख को इजराइल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से क्या करते हैं, अब्बा ईमान जो कि हमारे शिक्षा मंत्री थे, ये साहब, इनको उड़ना था, कहाँ जाना था, ब्यूनस जो कि अर्जेंटीना में है। कहाँ है, अर्जेंटीना में है। इनको यहाँ तक उड़ान भरनी थी। तो कब, 19 मई 1960 को पहुंचना था। जैसे वो गाड़ी, जैसे ये एरोप्लेन वहां पहुंचती है, जो कहा जाता है इजराइल एयरलाइंस खुद की पर्सनल होती है, और उस गाड़ी का नाम क्या था मैंने बताया था तुमको शुरुआत में, देखो ध्यान से आप देखो, उसको बोलते हैं विस्परिंग जायंट, जो कि अलग से सुविधा थी, सारी फैसिलिटीज लैस थे, किसी प्रकार की दिक्कत होगी, क्योंकि उसी में तो आइसमैन को लाना था। ये बात अब्बा ईवान को नहीं पता थी, नहीं पर उनको लगा तो हम तो दया भाव से काम कर रहे हैं, लेकिन पीछे तो ऑपरेशन आइसमैन चल रहा था, तो उनको पूरी तरीके से फैसिलिटीज दी गई। तो इनको लगा ये फैसिलिटी हमारे लिए दी जा रही है, भाई तुम्हारे लिए दी जा रही है, तुम घबराओ मत। लेकिन सही मकसद तो ऑपरेशन आइसमैन का था, ऑपरेशन आइसमैन का था। चलो, तो इन्होंने क्या किया, जो हमारे
जो हेड थे हमारे, जो हेड थे, कौन थे हमारे हेड? आप बोलोगे मोसाद के जो हेड थे मिशेल हारेल ने डायरेक्ट पायलट से बात की कि देखो तुम 19 तारीख को ब्यूनस आयर्स हवाई अड्डे पहुंच गए हो और 20 को रात 12 बजे तो किसी भी हाल में वहां से रवाना होना है, क्योंकि हमारे जो सोल्जर मोसाद के हैं वहां उसको एडोल्फ आइसमैन को लिए पकड़े हैं, उनको किसी भी तरीके से तुमको वहां से निकलना। मेन षड्यंत्र तो यहां से चालू होती है, असली कहानी तो यहां से चालू होती है। तो पायलट ने, जो कि मिला हुआ ही था इनसे, तो पायलट ने बोला जी सर जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तो पूरा षड्यंत्र अब यहां से चालू। अब रात के 20 मई एट रात 12 बजे इनको किसी भी हाल में निकलना, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो आइसमैन था उसको एयरपोर्ट तक लाएंगे कैसे? एयरपोर्ट पे बहुत सिक्योरिटी होते, ऐसा कहा जाता है कि एयरपोर्ट ही ऐसा है जो पूरा सैनिकों से और सोल्जर्स क्या होता है एकदम पूरा कंप्लीट होता है, बंधा होता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो काफी खतरनाक है। वहां से कैसे निकाला गया आइसमैन को, इस चीज को देखते हैं। देखो, तो ऐसा कहा जाता है कि जब वक्त आया 20 तारीख को निकालना था, तो 20 तारीख को 9 बजे, कितने बजे? 9 बजे रात्रि में इसको नहला धुला कर बढ़िया फ्रेश कपड़े अच्छे से पहना कर, उसके बाद उसके जेब में एक फर्जी पर्ची डाली गई जो नकली नाम का था, उसका पहचान पत्र बदला गया। उसके जेब में एक पर्ची डाली गई, उसको जीव जिक्रोनी के नाम से एक पर्ची डाली गई, उसकी आइडेंटिटी बताई गई और उसको पूरा एयरलाइंस इजराइल एयरलाइंस की इसको क्या की गई? यूनिफॉर्म पहनाई गई, ताकि लगे कि इजराइल यूनिफॉर्म में है तो इजरायली ही बंदा है। क्योंकि अब्बा इवान को, जो थे हमारे अब्बा इवान, जो कि हमारे कौन थे? तो आप बोलोगे हमारे शिक्षा मंत्री थे। क्या थे? शिक्षा मंत्री। उनको 20 मई को वापस भी तो जाना था, तो उसी एयरलाइंस में इसको भी क्या कर देंगे? बैठा के लिया। मकसद यही था कि इजराइल एयरलाइंस की जो एयरवे था उसी में बैठा कर एडोल्फ आइसमैन को लाना था, कोई और रास्ता नहीं था हमारे पास। और अब्बा इवान को ही बात पता नहीं होना चाहिए, जो शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने क्या किया? सेम यूनिफॉर्म वही पहनाया जो इजराइल एयरलाइंस के लोग पहनते, वही यूनिफॉर्म पहना, उसके जेब में एक पर्ची डाल दी। और मेन मुद्दा जो था वो डॉक्टर वाला केस था, कि डॉक्टर ने इसको ऐसा इंजेक्शन लगाया कि देख सकता था, सुन सकता था, चल सकता था, लेकिन वो बोल नहीं सकता था, ऐसा इंजेक्शन लगाया गया। तो जैसे ही आगे निकले वहां से, तो फिर ब्यूरोन आयर जो अर्जेंटीना में जहां छिपे थे, वहां के मशहूर होटल से 2 गाड़ियां निकलती, पूरा प्री प्लान्ड है। 2 गाड़ियां निकलती हैं ब्लैक कलर की। इस गाड़ी में वास्तव में इजराइल एयरलाइंस के सोल्जर्स बैठे होते हैं। मैंने बोला इजराइल एयरलाइंस के जो बंदे होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वो वास्तव में इस गाड़ी पे बैठे होते हैं। तो जैसे ही ये गाड़ी, जिसमें कि हमारे कौन थे? एडोल्फ आइसमैन थे। एडोल्फ आइसमैन के साथ साथ जो भी हमारे मोसाद के सोल्जर थे उनके साथ, वो भी वही ड्रेस पहने थे। वो गाड़ियां प्लस एक्चुअल में जो एयरलाइंस की 2 गाड़ियां थी, वो सब आपस में क्या हो गई? हवाई अड्डे पहुंचने से पहले एक साथ मिल गई, ताकि सब लगे सब एयरलाइंस के हैं, इजराइल एयरलाइंस के ही लोग हैं, इनको ऐसा लगे। लेकिन जैसे ये आगे गाड़ी गई, तो जाहिर बात हवाई अड्डे के लिए निकलना चालू हो गए, क्योंकि इनको भाई किसी भी हाल में अर्जेंटीना से निकल के अपने इजराइल पहुंचना था। तीनों ने क्या किया? दुनिया का ध्यान से, जैसे 11 बजे इनको पहुंचना था अड्डे पर, तो बीच में क्या हुआ कि इनको रोक लिया गया भाई चेकिंग करने के लिए। भाई हवाई अड्डे करने से पहले चेक नहीं करते हैं। तो वहां पे अर्जेंटीना के जो हमारे थे सिपाही वगैरह थे, जो सोल्जर्स थे, उन्होंने उसको चेक करने के लिए गाड़ी वगैरह रोक ली। तो जैसे ही उन्होंने पास आए, तो उसमें से एक सोल्जर ऑलरेडी उसके अंदर बैठा था, जो इजराइल एयरलाइंस का था, और जो कि अर्जेंटीना के उसमें पहले आया था, तो उसको पहचानते थे। मतलब कहने का है, अब्बा इवान जब आए थे शिक्षा मंत्री वाले हमारे, तो उस समय जो एयरलाइंस उसके साथ बंदा बैठा था अर्जेंटीना की सिपाही ने उसको देखा, तो जान पहचान हो गई थी। तो जैसे चेक करने आया, तो वही बंदा खड़े होकर बोला कि देखो हम ही तो है, हम जा रहे हैं, हमको जाने दो। तो उन्होंने बोला ठीक है जाओ आप। तो लेकिन फिर भी उन्होंने कार के अंदर झांका, तो सारे इजराइल एयरलाइंस के यूनिफॉर्म में थे, कुछ गाने गा रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ चुटकुले वगैरह सुना के अपने मजे ले रहे, ताकि सबको लगे कि नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एडोल्फ आइसमैन के बगल में 2 व्यक्ति पूरी तरीके से पकड़े हुए थे, उसको छोड़ नहीं रहे थे, दम दबा के पकड़े थे। और कई गाड़ियां थी, इस प्रकार में वो गाड़ियां पूरी क्या कर दी? निकाल दी। क्या कर दी गई? पूरी निकाल दी। तो 11:15 पर 11:15 पर तेल अलाइव के लिए टेक ऑफ किया। मतलब ये अर्जेंटीना को क्षेत्र जहां से निकाला गया था, उसके लिए क्या किया गया? तेल अलाइव, जो कि इजराइल में है, वहां के लिए टेक ऑफ किया। कब? 11:15 पे। अब यहां से अगर टेक ऑफ हो गई, फिर किसी का बाप नहीं रोक सकता, सीधा इजराइल ही रुकेगी भाई, चाहे जो हो जाए। तो इन्होंने क्या किया? पूरे प्लान से किया, और उस बंदे को, एडोल्फ आइसमैन को, विंडो सीट एकदम फुल कंडीशन वाली जगह पे बैठाया, किसी को कोई शक ना हो कि हमारे बीच का एक बंदा है, वो बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी तरीके से पूरा किया गया। और मेन काम जो था यहाँ वाला, ये जहां वाला था,
जहाँ पे गाड़ी रोकी गई चेक करने के लिए, यहाँ अगर पास नहीं होते तो बड़ी दिक्कत हो जाती। लेकिन देखो सूझबूझ इतना दिमाग इतना होता है मोसाद वालों के पास, खतरनाक एजेंट है एक से एक, उन्होंने इसको भी क्या कर दिया, निकाल दिया। फिर बात कहाँ पहुंची तो आप ध्यान देखेंगे, जैसे ही किसी भी तरीके से इन्होंने क्या किया, पूरा पार कर कर अपने देश तेल अलाइव अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। जैसे ही मैसेज जो पहुंचा मोसाद के हेड एसएल हारेल के पास, वो तुरंत भागते हुए तेल अलाइव अड्डे पहुंच गई ना अपना पूरा एकदम एयरलाइंस इजराइल वाली। तो उन्होंने क्या किया, ये भाई साहब एसएल हारेल जो थे, इन्होंने तुरंत अपने प्रधानमंत्री गौरव से मिलने की कोशिश। देखो ध्यान से, 9:50 पर मोसाद के निदेशक एसएल हारेल ने प्रवेश प्रधानमंत्री के डेविड बेन गुरियो के दफ्तर में जाने पहुंचे। लेकिन ये बंदे उनके क्या थे, पीए थे, असिस्टेंट थे, पर्सनल असिस्टेंट थे, जिनका नाम क्या था, आप बोलोगे इत्जाक इनका नाम था। देखिए ध्यान से, इत्जाक ने उन्हें तुरंत बिना पूछे समझे तुरंत दरवाजा खोला, बोलिए पहले प्रधानमंत्री से मिल लीजिए, क्योंकि भाई ये छोटा मुद्दा नहीं था, बहुत अहम मुद्दा था। तो असिस्टेंट ने बोला डायरेक्ट आप इनसे मिलिए। जैसे इनके पास गए तो बोले तुम कब आए, इन्होंने बोला कि तुम कब आए, प्रधानमंत्री बोला तुम कब आए, बोले सुबह हम लोग 2 घंटा पहले आ चुके हैं, 9:50 अगर मैं आपसे मिलने आया हूं तो 7:50 पर हमारी जो थी सेना बल थी, जो वो एडोल्फ आइसमैन को उठा कर इजराइल तक मिला उठा के पटकी है, यहाँ ला चुकी है, 2 घंटे हो गए। तो उसने आइसमैन जो कि हमारे एसएल हारेल थे, उन्हें डायरेक्ट इसे कहा, कहो तो मैं अभी उसको मार दूं तुरंत अभी का अभी, या तो इसको मैं किसी निजी पुलिस में देकर उसको मरवा दूं। तो इन्होंने बोला नहीं, इसके लिए पूरी प्रॉपर एक मीटिंग होगी और ये पूरी दुनिया जाने कि इजराइल किसी से कम नहीं है, और इजराइल का जो सेना बल मोसाद वो दुनिया के झुकने वाला नहीं, ना किसी को किसी से डरने वाला है। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने भाई साहब ने क्या किया, तुरंत एक मीटिंग रखी शाम 4 बजे, देखिएगा शाम 4 बजे इजरायली संसद नेसेट में डेविड बेन गुरियो ने खड़े होकर इतनी बढ़िया स्पीच दी और कहा ये हमारी मोसाद इंटेलिजेंसी एजेंट टीम जो पूरी है सोल्जर्स की, कमांडो की, इतनी खतरनाक। इन्होंने अर्जेंटीना के एक आयर्स शहर में, ब्यूनस आयर्स के शहर में, वहां से एडोल्फ आइसमैन को पकड़ा, जिन्होंने 1,60,000 यहूदियों को बुरी मौत मारी थी। उस बंदे को यहाँ पर लाना कोई छोटी बात नहीं है। तो उसकी बात सुनकर पूरे संसद में तालियां गूंजी। और ये हमारे थे 15 दिसंबर 1961 को आइसमैन को फांसी की सजा सुनाई गई और 31 मई 1962 को उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। क्या दिया गया? चढ़ा दिया गया। और ये पूरे देश में मैसेज गया कि मोसाद एक ऐसा इंटेलिजेंस है जो दुनिया के किसी भी कोने में अपने दुश्मन को नहीं छोड़ता, तो दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी क्यों न छिप जाए। ऐसा माना जाता है मोसाद काफी खतरनाक इंटेलिजेंस टीम है। इसके मोसाद के से बहुत से कारनामे मैं आपको बताऊंगा, आपको आज एक बताया है। और देखो इनकी प्री प्लान दुनिया के किसी भी कोने में घुसकर अपने दुश्मन को मार सकते हैं। हिटलर जैसा सोच रखने वाले व्यक्ति को उसने क्या कर दिया, पकड़ के लाया। अर्जेंटीना भाग गया था, पकड़ के लाना आसान बात नहीं होती है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना, वहां के लोगों के साथ रहकर उसके बारे में पता करना और किसी को शक ना होना, ये आसान बात तो नहीं है। फिर इतनी प्री प्लान करना कि अपने खुद के शिक्षा मंत्री को पता ना चलना, उनके खुद के शिक्षा मंत्री को नहीं पता चल रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब्बा इवान शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं चला, पूरा दिन बिटोर डाले उन्होंने, उनको पता ही नहीं चलने दिया। ये सोचते रहे कि हमारे खुशी के लिए, हमारे सम्मान के लिए हमको वहां भेजा जा रहा है, लेकिन मकसद तो आप समझ ही रहे हैं, ऑपरेशन आइसमैन था। ऑपरेशन क्या था? आइसमैन था। इस प्रकार से मोसाद कितना खतरनाक है आप इस चीज को समझ गए होंगे। आसान नहीं था इसको करना, लेकिन उन्होंने किया और करने के बाद फिर उन्होंने पूरा बताया कि मोसाद कितना खतरनाक है। वो चाहे हिटलर ही क्यों ना होता, हिटलर को भी क्या कर देते, वो पकड़ कर लाते अगर ऐसी स्थिति बन जाती तो। लेकिन हिटलर तो यहूदियों को मारना ही चाहता, यूरोप में रहने वाले सारे यहूदियों को मारना चाह रहा था। ऐसा कहाँ पता चला था? तो ये भाई साहब जो थे हमारे एडोल्फ आइसमैन ने डच के साथ, डच का एक व्यक्ति था, इंटरव्यू जब ले रहा था, उसने कहा था उस वक्त इसने ये चीज कि मुझे बड़ा दुख है कि मैं यूरोप में रहने वाले 1,60,00,000 के आसपास यहूदियों को नहीं मार पाया। इससे हमारी आने वाली पीढ़ियों को बड़ा कष्ट होगा, उनको कष्ट होगा, तो इसका जिम्मेदार मैं खुद को समझता हूँ। ऐसा समझता हूँ कि अगर उनको मार दिया होता तो जीवन में कभी कष्ट ही नहीं होता। लेकिन जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है, फरार हो जाते हैं, इनको पता होता है हम मारे जाएंगे अब। ठीक है, लेकिन अपने अंतिम वक्त पे एडोल्फ आइसमैन ने कहा था ये बात कि मैं आपसे फिर मिलूंगा, मैं जो किया हूँ ईश्वर के रास्ते पर चला हूँ, अपने देश, अपने झंडे, अपने लोगों के लिए किया हूँ, तो मैं वापस आऊंगा। देखना ये क्या सच में वापस आएगा? वापस आएगा तो तुमको क्या लगता है, क्या ये मोसाद उनको छोड़ेगा? क्या ये मोसाद उनको छोड़ेगा?
इस बार तो बहुत आराम से, अगली बार तो शायद आप समझ ही रहे होंगे। तो मुसाद का ये एक पूरा सर्जिकल स्ट्राइक जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मुस्कुराते रहो, मिलते रहो, और अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाइए। इससे पहले मैंने हिरोशिमा नागासाकी बनाई है, बहुत सी वीडियो बनाई, आप जाके देखो, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो ओके बाय।